बच्चों हमने अध्याय 2 पूरा कर लिया, कंप्लीटली हमने थ्योरी पार्ट पढ़ लिया। आगे हमें अभ्यास प्रश्न करने हैं, कुछ क्वेश्चनों को हल करना है। उसको हल करने से पहले हम करेंगे एक बार पूरे अध्याय का रिवीजन। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरे अध्यायों के जितने भी वीडियोज हैं आपने देखे होंगे, उसको समझा होगा, ताकि रिवाइज में आपको क्या हो, आसानी महसूस हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज इसका हम रिवीजन। सबसे पहले हमने पढ़ा था विद्युत विभवांतर, कि विद्युत विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया था कि विद्युत विभव नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, वैसे तो विभवांतर ही होता है। दो बिंदुओं में विभव का जो अंतर है उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। हमारे पास यहाँ क्या है, दो बिंदु है, किसी आवेश को बी और ए पे लाते हो, वहाँ पे जो विभव का अंतर आता है उसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और आपको इसकी परिभाषा बताई थी कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वही क्या होता है, उनका विभवांतर होता है। यानी किसी धनावेश को, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, किया गया जो कार्य है, जो आपने वर्क किया है, वो क्या है, विभवांतर है। अब इसी बिंदु को क्या करूं मैं, अनंत से अगर लाऊंगा तो क्या होगा, वो विभव हो जाएगा। ठीक है, ये अपने चित्र की चर्चा कर ली थी। और विभवांतर को हम क्या लिख सकते हैं, दो बिंदुओं पर अगर विभवांतर ज्ञात करना है तो हम ये लिख सकते हैं VA माइनस VV बराबर क्या होगा, W/Q0। और Q0 का मान 1 करेंगे तो एकांक धन आवेश हो जाएगा। ठीक है, साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि उसका पथ से कोई लेना देना नहीं है, किधर से भी जाओ, A से भी आना है आपको, है ना, तो कैसे भी जाओ, यूँ सीधे जा सकते हो, घूम के जा सकते हो, पथ से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि संरक्षित क्षेत्र होता है वो, है ना। तो हमें किससे मतलब करना है, केवल अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। समझ गए बात विभवांतर को। जब अपने बात विभवांतर समझ में आ गई तो उसके मात्रक को भी आपने कैलकुलेट किया था, कौन से सूत्र से, VA माइनस VV बराबर क्या था, W/Q0। इससे हम मात्रक निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है, W का मात्रक कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कुलाम। तो जूल/कुलाम, जिसे हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं, ये आपका क्या होगा, विभवांतर का मात्रक होगा। कौन सी पद्धति में, तो ये कौन सी पद्धति में हो गया, SI पद्धति में। SI पद्धति में क्या हो जाएगा, जूल/कुलाम, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वोल्ट कह सकते हैं। क्लियर ये बात। यहाँ पे हमने देख ही लिया था कि इसको अगर 1 जूल 1 कुलाम करेंगे तो किसके बराबर आता है, 1 वोल्ट के बराबर आता है। यानी 1 वोल्ट का मान कितना हो गया, तो 1 जूल बटा क्या हो गया, कुलाम हो गया। CGS पद्धति में भी हम कह सकते हैं, CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, बताइए, स्टेट वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेट वोल्ट होता है CGS पद्धति में। कुछ मात्रकों के बारे में आपको बता दिया था कि 1 वोल्ट जो है अगर उसको अपन हल करें तो 1 जूल बटा 1 कुलाम होता है। 1 जूल में होता है 10⁻7 अर्ग, और 1 कुलाम का मतलब होता है 3 × 10�9 स्टेट कुलाम। ठीक है, इसको हल करने पे 1/300 स्टेट वोल्ट या स्थिर विद्युत मात्रक आता है। ठीक है, तो अपने को कहीं जरूरत पड़ेगी 1 वोल्ट को किस में बदलना है, स्टेट वोल्ट में बदलना है, तो क्या करोगे, 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। ठीक है, बात करूँ मैं विद्युत विभव की, वहाँ पे दो बिंदुओं की बात की। एक बिंदु क्या करें, आप अनंत से ले आए, एक बिंदु क्या करें, अनंत से ले आए, उस बिंदु तक लाएं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अनंत में विभव 0 होता है, ये मान के चलना। ठीक है, तो अनंत से किसी धन आवेश को या एकांक धन आवेश को किसी बिंदु पे लाने में जो कार्य करेंगे वो उस बिंदु का क्या होगा, विभव होगा। ये परिभाषा आपको बताई थी और आपको ये याद भी हो गई होगी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव एक प्रेक्षण आवेश Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य प्रेक्षण आवेश की मात्रा के निष्पत्ति के अनुपात के क्या होती है, बराबर होती है। यानी W/Q0 होता है ना। अब एकांक धन आवेश नहीं लोगे तो आवेश का अनुपात बताएंगे। समझ गए बात को। विभव की अगर विमा देखें तो हमने विभव की विमा निकाली थी mL/T की घात -3 और 1 की घात कितना, -1। ये किसकी विमा होती है, विभव की विमा होती है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विभव को देखें, हमने क्या किया, किसी को लाए, यहाँ पे एक अपने से क्या है, पहले से एक आवेश रखा हुआ है, इसके कारण ये जो परीक्षण धन आवेश है उसमें क्या होगा, विभव होगा। उसका सूत्र बताया था KQ बटा कितना होता है, R होता है। क्या होता है, KQ/R। जैसे मुझे यहाँ पे विभव चाहिए तो इस आवेश की दूरी कितनी है, R दूरी है। ये Q कौन सा है, जिस आवेश के कारण विभव होगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो V क्या होगा, KQ/R होगा। ठीक है, चलिए V, K, Q और R ये सब आप जानते हैं। Q बिंदुवत आवेश है, K का मालूम है ही आपको, K क्या होता है, कुलाम नियतांक है, R उनके बीच की दूरी है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया, जो विभव हुआ मेरा वो क्या हो गया, 1/R के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। मैं V और R में अगर ग्राफ खींचूंगा तो इस तरह का ग्राफ आएगा।
इस तरह का ग्राफ आएगा, यानी दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी विभव वैसे वैसे क्या होगा, घटेगा, है ना। विभव क्या होगा, घटेगा। जैसे अपन ने बताया v बराबर के क्यू बटा आर। अगर मैं r को इनफाइनाइट ले लेता हूँ, तो r को मैं इनफाइनाइट लेता हूँ तो के क्यू बटा इनफाइनाइट आ गया। और हम जानते हैं किसी के बटे में अगर इनफाइनाइट आता है तो वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए कहता हूँ अनंत में विभव क्या होता है, शून्य माना जाता है। ठीक है, चलिए ये बात आपकी बात समझ में आ गई। हमने वहाँ पे ये भी चर्चा कर ली कि अगर आवेशों का निकाय है, बहुत सारे आवेश हैं, तब उसका विभव क्या होगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया था, सबको जोड़ के कर लेंगे। यानी फॉर्मूला तो हमारा वही होगा, v बराबर क्या होगा, के क्यू बटा आर। लेकिन अगर खूब सारे हैं तो क्या हो गया, ये बदलेंगे, Q और R क्या होंगे, बदलेंगे। तो यहाँ क्या होगा, समेशन का निशान लगेगा, यानी K और यहाँ पे जो भी है समेशन Q बटा R कर लेंगे, यानी QI और RI कर लेंगे। 1 2 3 4 5 जितने भी हों, N है तो N तक लिख सकते हैं, है ना। एक से अगर आपके पास अधिक आवेश हैं तो बहुल आवेशों के लिए। ठीक है, हमने इसकी भी बात की थी डाइपोल की, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होता है। इसको हमने अलग अलग भी निकाला था, और एक हमने क्या था, सामान्य स्थितियों के लिए निकाला था कि कहीं पे हमने क्या किया, एक P बिंदु ले लिया, है ना, उसके लिए निकाला। आपको पता ही है डाइपोल में क्या होता है, बल लगता है, दोनों बल तो निरस्त हो जाता है, लेकिन क्या होता है, आघूर्ण लगता है, जिसकी वजह से घूमता है, और क्या होता है, वो एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता है। ये पता है ना अपने को। तो वहाँ जब हमने सूत्र निकाला तो वहाँ पे V का सूत्र ये आया था, V बराबर के क्यू डी कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर। कहीं भी कोई बिंदु है ना, थीटा कोण से बन रहा है, कहाँ से, केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से क्या हो रहा है, वो थीटा कोण बना रहा है। तो वहाँ हमारे पास ये सूत्र आया था, V बराबर के क्यू डी कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर। हम जानते हैं P जो होता है, Q और D होता है आवेश और उनके मध्य की दूरी के गुणनफल। और फाइनली ये सूत्र आ जाता है काम पे कि V बराबर होता है के पी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। V बराबर के पी कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब मैं चर्चा करूँ अक्ष और निरक्ष की, है ना। अक्ष और निरक्ष की चर्चा करें तो देखिए, अक्ष पे क्या होता है, थीटा का मान 0 लेना पड़ेगा। अक्ष के लिए क्या होगा, थीटा का मान 0 लेना पड़ेगा। जब थीटा का मान 0 लेंगे तो कोस 0 का मान आपको पता ही है कितना होता है, 1 होता है। तो अक्ष पे द्विध्रुव का जो आएगा विभव वो क्या होगा, Kp बटा आर स्क्वायर होगा। अक्ष पे क्या होगा, Kp बटा आर स्क्वायर होगा। निरक्ष पे थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे आप। और जब थीटा का मान 90 लेंगे तो कोस 90 का मान क्या होता है, 0। कंपटीशन एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि निरक्ष पे विभव बताइए, द्विध्रुव के निरक्ष पे विभव बताइए। तो निरक्ष पे किसी भी बिंदु पे जाएंगे, हर बिंदु पे उसका विभव कितना होगा, 0 होगा। प्रत्येक बिंदु पे विभव कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ग्राफ अगर आप खींचना चाहते हैं तो V क्या हो गया, 1 बटा आर स्क्वायर के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। तो अगर आप ग्राफ लेना चाहते हैं V और R में तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, और V और 1 बटा आर स्क्वायर में लेंगे तो सीधा ग्राफ बनेगा, समानुपाती है, समानुपाती सीधा बनाता है ग्राफ। लेकिन ये वाला जो ग्राफ है वो किस में है, ये V और R में है। V और R में अपना ग्राफ क्या होगा, इस तरह का बनेगा। समझिए बात, यानी हम द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना कर सकते हैं। तो सूत्र अपने को पता होना चाहिए। फिर हमने बात की थी समविभव पृष्ठ की। हमने किसकी बात की, समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जहां पे विभव क्या हो, समान हो। इसकी जो लैंग्वेज है, जो शब्द लिखा हुआ है समविभव पृष्ठ, इसी से हमने क्या किया, डेफिनेशन बना दिया कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए मेरे पास एक बिंदु ये है और एक बिंदु क्या है, ये है, तो दोनों पे विभव क्या होंगे, समान होंगे। यानी इस पे भी कितना होगा, V होगा, और इस पे भी कितना होगा, V होगा। अगर मैं इनका अंतर निकालना चाहूँ तो अंतर कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। दोनों बिंदुओं पर विभव का अंतर निकालूं तो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। कहने का मतलब किसी एकांक धनावेश को मैं इस बिंदु से इस बिंदु तक लाऊंगा तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी भी बताई। समविभव पृष्ठ की हमने क्या की, प्रॉपर्टीज भी देखी। क्या क्या देखी, पहले हमने प्रॉपर्टी देखा कि जो किया गया कार्य है दो बिंदुओं पे वो क्या हो गया, 0 हो गया, है ना, क्योंकि VA माइनस VB क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। और यही क्या होता है, हमारा कार्य होता है। तो पहली प्रॉपर्टी यही था कि किया गया कार्य का मान क्या होता है, 0 होता है। कहने का मतलब यह है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में या फिर विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। समझ गए ना क्यों होता है, क्योंकि अपन ने ये देखा था W बटा Q बराबर यही आया था आपके पास VB माइनस VA, यही तो आया था।
और वी वी माइनस वी ए का मान कितना है, 0 है, तो डब्ल्यू बटा क्यू बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। इस वजह से दूसरी प्रॉपर्टी की बात की कि इनका विभवांतर का मान कितना आता है, 0 आता है। दोनों एक जैसी बात है, एक दूसरे से दोनों हल हो रहे हैं, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी की बात की, ये काम की थी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समविभव पृष्ठ के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। कैसे पता किया, तो हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डी कोस थीटा। 0 दे रखा है, तो ये 0 कब हो सकता है, जब थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री हो। तो कहने का मतलब ये तीनों जो प्रॉपर्टी है किस एक ही चीज़ से हमने पता किया। कौन से चीज़ से पता किया, इसी से पता किया हमने कि ये दोनों पे क्या होते हैं, विभव समान होते हैं। इसकी जो शब्द था समविभव पृष्ठ, जो परिभाषा थी, उसी से हमने क्या किए, ये तीनों प्रॉपर्टी बना ली थी। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी की बात की कि बिंदुवत आवेश जो होता है, चालक गोला, अचालक गोला, गोलीय कोश के लिए, सबके लिए क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। यानी गोलीय आकृति जो होंगे ना जिनके भी, उनका अगर हम समविभव पृष्ठ देखें तो कैसा होगा, इस प्रकार गोलीय आकृति बनानी पड़ेगी। किसके लिए, बिंदुवत आवेश, चालक गोला, अचालक गोला और गोलीय कोश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा, तो आप कहेंगे गोलीय आकृति होती है। कैसी होती है, गोलीय आकृति होती है। क्यों होती है वो भी बता दूं आपको। गोलीय आकृति में दूरियां क्या होगी, बराबर होगी। अभी आपने v बराबर बताया था के क्यू बटा आर, ये बताया था, इस वजह से होता है। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, जैसे v1, v2, v3, अभी आपको बताया जैसे जैसे दूर जाएंगे विभव क्या होगा, घटता जाएगा। यहाँ पे कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना आवेश के पास में आओगे विभव बढ़ेगा, और जितना दूर जाओगे विभव क्या होगा, घटेगा। क्लियर, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ क्षेत्र की दिशा के क्या होते हैं, लंबवत चुने जाने चाहिए, है ना। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे कहते हैं विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष पे है, हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र किस पे है, जेड अक्ष पे है। तो मुझे अगर समविभव पृष्ठ चाहिए, यहाँ पे अगर विद्युत क्षेत्र है, तो मुझे क्या करना है, इसके लंबवत लेना है। इसके लंबवत कुछ भी ले सकता हूँ, एक्स वाई तल भी ले सकता हूँ, वाई जेड तल भी ले सकता हूँ, ये लंबवत ही होते हैं। समझ गए बात को। तो हमेशा क्या लेना चाहिए, लंबवत लेना चाहिए। ये अगर अपना विद्युत क्षेत्र है तो विभव क्या होना चाहिए, इस तरह आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक समविभव पृष्ठ बनेगा। क्लियर ये बात। छठी बात मैंने बताई थी कि जिस तरह विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, वैसे ही समविभव पृष्ठ या तल परस्पर एक दूसरे को नहीं काटेंगे। कारण सिर्फ इतना सा है, अगर इन्होंने काट लिया, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया, तो विभव 2 प्राप्त होंगे। मान लो यहाँ पे काटा है ना, तो इस ए बिंदु पे 2 विभव प्राप्त हो जाएंगे, एक तो पहले वाले तल के कारण और दूसरे वाले तल के कारण। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि समविभव पृष्ठ पे क्या होता है, कैसा होता है, विभव तो क्या होता है, समान होता है। तो इसलिए एक दूसरे तल को ये काटेंगे नहीं। क्लियर है। यहाँ भी बहुत अच्छा टॉपिक है, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। भाई ये तो नहीं पूछते काटेंगे नहीं काटेंगे, वो कारण स्पष्ट कराने के लिए कहते हैं। तो आपको कारण स्पष्ट करना आना चाहिए। ठीक है। एक 7वीं प्रॉपर्टी बताई थी आपको, किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। जो चालक होता है वो हमेशा क्या होता है, समविभव पृष्ठ ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो संपूर्ण आयतन है वो क्या होता है, एक समान विभव पर होता है। पूछा जा सकता है कि चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ क्यों होती है, तो कारण बता देंगे कि किसी चालक का संपूर्ण आयतन एक समान विभव पर होता है, इसलिए चालक का जो पृष्ठ है वो कैसा है, समविभव पृष्ठ है। समझ गए बात को। ठीक है। अब चर्चा करते हैं हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या होता है। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध क्या होता है, तो ये आपको सूत्र निकाल के बताया था। E बराबर आता है माइनस का dV बटा dr। ठीक है। E क्या होता है, माइनस का dV बटा dr आता है ना। माइनस इस बात को इंगित करता है कि विभव जिधर घटेगा उस दिशा में विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जाएंगी। ठीक है। इस बात को दिखा रहा है ये। विभव की प्रवणता हमने बताई थी वहाँ पे, ये जो dV dr होता है इसको ग्रेडियंट V लिखा जाता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, E बराबर क्या हो गया, माइनस का ग्रेडियंट dV हो गया। इस ग्रेडियंट के निशान को उल्टा त्रिभुज जो बनाया हुआ डेल जिसको बोलते हैं, एक संकारक है, इस तरह लिखा जाता है। और इस संकारक का मान ये होता है डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड डेल कैप। डेल डेल एक्स का मतलब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होता है। डेल डेल वाई का मतलब y के सापेक्ष आंशिक अवकलन होता है। और डेल डेल जेड का मतलब क्या होता है, z के सापेक्ष आंशिक अवकलन, है ना। इनके सापेक्ष क्या करना होता है, हमें आंशिक अवकलन करना होता है। यानी जब हम x के सापेक्ष करते हैं तो और कोई भी है, y है या z है, उनको हम क्या करते हैं, अचर मानते हैं।
वैसे y के सापेक्ष करोगे x और z को अचर मानोगे। समझ गए बात को? z का करेंगे तो क्या करेंगे, x और y को हम अचर मान के करेंगे। तो ये इसका आंशिक अवकलन करने का तरीका है। डेल एक क्या है, यहाँ पे संकारक है। इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आगे की क्लासों में बीएससी करोगे वहाँ पे इसके बारे में और ज़्यादा अध्ययन करने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आवेश का जो निकाय है उसकी हम क्या करें, स्थितिज ऊर्जा करें। आवेश के निकाय से पहले मैं बात कर लेता हूँ दो आवेशों के लिए। सबसे पहले क्या करें, दो आवेशों के लिए कर लें। हमारे पास क्या है, दो आवेश हैं, ये Q1 और Q2, और इसके बीच की दूरी कितनी ले ली, R12 ले ली। R ले सकते हैं लेकिन समझाने के लिए हमने क्या किया, R12 ले लिया। और उसको जब हमने ऊर्जा निकाला, वो ऊर्जा जो किए गए कार्य के बराबर था, जो ऊर्जा थी वो क्या थी, किए गए कार्य के बराबर थी। और कितनी निकली, के Q1 Q2 बटे में क्या होता है, बीच की दूरी R12 होता है। तो सूत्र अपने को याद रखना है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ Q1 और Q2 क्या हो, विपरीत प्रकृति के आ जाए तो आप जानते हो एक प्लस का और एक माइनस का गुणा करेंगे तो बाहर क्या होगा, माइनस आएगा। अगर Q1 Q2 विपरीत प्रकृति के हैं तो बाहर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ऊर्जा क्या होगी अपनी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों की प्रकृति के अनुरूप होती है। कैसी होती है, आवेशों के प्रकृति के अनुरूप होती है, यानी प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। लेकिन जब गुरुत्व की बात करें, दो कणों की बात करें, तो गुरुत्व ऊर्जा जो होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये ध्यान रखना, जो गुरुत्व ऊर्जा होती है हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन ये वाली ऊर्जा क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कई बार ये नोट इसलिए डाल रखा है कि अपने से परीक्षा में कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है। छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना के पूछे जा सकते हैं। तो आप बता सकते हो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा ऑलवेज नेगेटिव है ना, लेकिन अपनी जो ये स्थितिज ऊर्जा है ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। और नेगेटिव कब होगा, जब क्या है, विपरीत प्रकृति के हैं। समान प्रकृति का मतलब दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है। विपरीत प्रकृति का मतलब एक धनात्मक या एक ऋणात्मक हो। समझ गए बात को? चलिए ये बात समझ में आ गई। तो हम तीन आवेशों की भी बात कर सकते हैं कि तीन आवेश हैं, तब क्या हो, मेरे पास यहाँ पे तीन आवेश हैं, Q1 Q2 Q3। बताया था आपको, पहले Q1 लाते हैं, है ना। Q1 को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। फिर Q2 लाते हैं, Q2 को ला रहे हैं, Q1 उसका विरोध कर रहा है ना। फिर Q3 को लाते हैं तो क्या होता है, Q3 को कौन कौन विरोध करता है, Q1 विरोध करता है और Q2, दोनों विरोध करते हैं। और इस तरह हमने जो सूत्र प्राप्त किया था, ये सारे कार्य करने के बाद आपको ये सूत्र प्राप्त हुआ था। जो किया गया कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। और तीन के लिए अपने पास ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ था, के Q1 Q2 बटे में R12 प्लस के Q1 Q3 बटे में R13 और के Q2 Q3 बटे में R23। इसको पेयर बनाने का तरीका भी हम जानते हैं कि इनको पेयर कैसे बनाया जाता है, वो तरीका भी पता है। देखिए पेयर बनाने का, ये Q1 है, ये Q2 है और Q3 है। तो पहला कैसे बनेगा, इससे पहला बन गया आपका Q1 और Q2। दूसरा बनाना चाहूँ अब इससे इस पे आइए, ये दूसरा बन गया आपके पास Q1 और कितना बन गया, Q3। तीसरा बनाना चाहते हैं तो इसकी बात कीजिए, तो ये बन गया आपके पास Q2 और Q3। ठीक है, ऐसे 4 के भी बना सकते हैं, 5 के भी बना सकते हैं, 10 के भी बना सकते हैं, इच्छा हो जितने के बना सकते हो। चलिए एक बार मैं 4 का और बना के दिखाता हूँ आपको। 4 का भी बनाया था हमने, ये Q1 Q2 Q3 और ये Q4। ठीक है, पहला बनाना चाहें तो पहला ये बनेगा आपका Q1 और Q2। ठीक है, पहला ये बन गया Q1 और Q2। दूसरा बनाना चाहूँ, बस आगे बढ़ना है आपको, अपने को क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब तीसरा इस पे आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, इससे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास Q1 और Q4। चौथा बनाना चाहता हूँ तो चौथा इससे बन जाएगा, क्या बना, Q2 Q3। पांचवा बनाना चाहते हैं, बताइए पांचवा आगे और बढ़ना है, इसको आगे बढ़ा दिया, ये पांचवा बन गया आपके पास Q2 और Q4। छठा बनाना चाहता हूँ, अब किसका नंबर लूँगा, Q3 का नंबर लूँगा। अब किसका लूँगा मैं, Q3 का नंबर लूँगा। तो ये Q3 का आ गया, Q3 Q4। ठीक है, अब आगे तो नहीं है, Q4 किसी से नहीं बनेगा। Q4 क्या होगा, किसी से नहीं बनेगा। बात ये करें कि बनते कितने हैं, बात ये करें कि टोटल बनते कितने हैं। अगर हम ये भी देखना चाहें कि इसका 3 बन गया और इसका कितना बन गया, 6 बन गया,
5 होते तो कितने बनते हैं? तो इसको बनने का तरीका देखना चाहते हो तो फॉर्मूला है अपने पास n, इस फॉर्मूले से बना सकते हैं NC2। NC2 का मतलब होता है n-1 बटे में 2, n-1 बटे में 2। कहने का मतलब कितने? 4 है ना ये, तो इसके कितने बनते हैं? तो 4 गुणा 3 बटा 2, यानी वो जो संख्या है जितने हैं वो एक कम करके गुणा करके 2 का भाग दे दो, तो कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। ऐसे जोड़े कितने बनने हैं? 6 बनेंगे। इधर भी देखिए कितने बनते? ये 3 थे, एक कम किया 2 का भाग लगाया, कितना आया? 3। ठीक है, कितने बने? 3। कुल n बनाने के लिए अगर आपके पास बहुत सारे हैं तो उसको मैंने सामान्य फॉर्मूला ये बताया था, और आगे 1/2 लगाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे सारे पेयर नहीं लिए। देखिए सूत्र में मैंने क्या किया? 2 का भाग लगाया ना, तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ गलती मत करना, यहाँ गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, हम 1/2 लगाना भूल जाते हैं। तो 1/2 मत लगाना, इसका ध्यान रखना विशेष तौर से, और इसीलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में भी खूब पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। कारण सिर्फ इतना सा है कि हम 1/2 लगाना भूल जाते हैं, तो 1/2 लगाना भूलना नहीं है स्पेशल ये चीज़। ठीक है, बात करें एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। मेरे पास कोई बाह्य है, बाह्य ऊर्जा पहले से है, बाह्य आवेश है ना, उस कारण मुझे क्या करना है? एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा पता करनी है। तो ये आपको बताया था क्या होता है? Q इंटू वी आर के बराबर होता है, क्योंकि W जो है, किया गया जो कार्य है वो यही होता है। W बराबर क्या होता है? V क्यों होता है, और किया गया कार्य क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हम U बराबर बोल सकते हैं W Q V, ब्रैकेट में R है, R दूरी पे जिसमें लाया हुआ है ना, वो दूरी को दिखा रहा है। ठीक है, यानी ये लिखा हुआ है VR बिंदु P पर बाह्य विभव है। समझ गए बात को? क्लियर ये बात? जब ये क्लियर है अपने पास, तो यहाँ पे मैंने आपको Q का मान भी बताया था। भाई Q का मान निकालना चाहें, Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम होता है। ठीक है, डेल V जो होता है वहाँ पे मैंने Q डेल V लिखा है, 1 वोल्ट होता है। डेल V क्या होता है? 1 वोल्ट होता है। तो जो स्थितिज ऊर्जा है Q डेल V कितनी हो जाती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। कहने का मतलब ये है कि अपने को क्या करना है? ये सूत्र याद रखना है। ये जो वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को हमें क्या करना है? याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, और भी याद रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा, गीगा और टेरा। किलो के लिए क्या होता है? 10⁻³ होता है, मेगा के लिए 10⁻6 होता है, 3 की घात में बढ़ेगी, है ना। गीगा के लिए 10⁻9 होता है, और टेरा के लिए क्या होता है? 10⁻12 होता है। तो इसको भी याद किया जा सकता है। भाई किलो के लिए क्या किया आपने? 10⁻3, फिर 10⁻6, 10⁻9 और 10 क्या कर लेंगे? 12 कर लेंगे। तो ये बड़े मान हैं, कई बार बड़े मान की इकाइयाँ पूछी जा सकती हैं, तो वो हमें क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो याद रह जाती है आपको, मोबाइल के डेटा से याद कर लेते हो चीज़ें, है ना। चलिए बात करें हम किसी बाह्य क्षेत्र में 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इससे पहले जो चर्चा की वहाँ पे क्या था? मेरा बाह्य क्षेत्र नहीं था, पहले से कोई भी आवेश मौजूद नहीं था। लेकिन अब क्या होगा? मेरे पास ऑलरेडी आवेश होगा, क्षेत्र होगा, है ना। तो क्या करना है? वही पहले वाला फॉर्मूला लग जाएगा अपने पास। इसका कहते हैं, पहले एकल आवेश का बताया था मैंने, दिए एकल आवेश Q1 के कारण, एकल आवेश क्या हो गया? Q2 के कारण, और बाह्य क्षेत्र में नहीं लाते तो उसके कारण जो निकला था वो। तो कुल मिला के तीनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 2 बिंदुओं के लिए आ जाएगा इस तरह। ऐसे 3 के लिए आ जाएगा, 4 के लिए आ जाएगा। हालांकि सिलेबस में 2 का ही दिया हुआ है, इसलिए अपन ने क्या किया? 2 का ही पढ़ा है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज़्यादा पूछ सकते हैं तो आप ज़्यादा का भी कर सकते हो। दोनों को क्या करना है? मर्ज कर लेना है। दोनों को क्या करेंगे? मर्ज कर लेंगे, बन जाएगा अपने पास। ठीक है, हम बात करें कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बाह्य क्षेत्र में। इससे पहले जो चर्चा की वहाँ पे बाह्य क्षेत्र नहीं था, अब हम क्या करें? बाह्य क्षेत्र में ला रहे हैं, यानी अलग से पहले से क्या है? वहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। अपन ने चर्चा की थी यहाँ पे क्या होता है? दोनों पे बल होता है, ये उस दिशा में होता है, ये इस दिशा में होता है, निरस्त हो जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है? आघूर्ण पैदा होता है, ये क्या होता है? घूमता और सीधा होने की कोशिश करता है। ये तो अपने को पता ही है। तो जब ये सीधा होने की कोशिश करता है तो वहाँ पे हमने थीटा डिग्री विक्षेप पे ले लिया। अभी हमने पोजीशन क्या रखी? ये मान लिया कि कितने डिग्री पे? थीटा पे है। ये चीज़ अपन ने पढ़ा था। इसके लिए जो टो होता है वो क्या होता है? P क्रॉस E होता है। P क्रॉस E यानी खोलने का तरीका आपको बताया था, PE साइन थीटा होता है ना। जब इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ पे जो अपने पास इसका जो विद्युत ऊर्जा जो आ रही है, इसकी द्विध्रुव की जो ऊर्जा आ रही है, स्थिति जो ऊर्जा आ रही है, वो कितना होता है? -PE कोस थीटा के बराबर होता है। तो ये सूत्र अपने को याद रखना चाहिए। ठीक है, चालक स्थिर विद्युत की क्या होती है? बताया था आपको,
क्या होता है, अपने पास कहते हैं कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहाँ पे मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या होता है, एक से दूसरे कक्षों में जा सकते हैं, माध्यम में क्या करते हैं, चल सकते हैं, चालन हो सकता है। वैसे सामान्य रूप से होता नहीं है, जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स ना लगे, बाहर का बल ना लगे, तभी ऐसा होता है। जब वो चालन होने लगता है, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें विद्युत का प्रभाव होता है। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन है उनको हम क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं। तो यही आपका चालक स्थिर विद्युत की थी कि चालक क्या चीज़ होती है, उसके बारे में हमने ये सारी चीज़ें बताई थी। तो इसको आप पढ़ सकते हो, अपने को ध्यान है क्या है कि सभी तो धातुएं, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, पारा मान लें, पृथ्वी, अम्ल, क्षार, लवण, ये सब क्या है, विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, सब क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। ठोस पदार्थों में परस्पर क्या होता है, नियमित और आवर्ती रूप से क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। कौन कौन रहते हैं, आवेश। ठीक है, ये सब क्या है, चालक हैं। यानी चालक का मतलब है विद्युत का प्रभाव हो सकता है, वो सारे क्या हैं, चालक होते हैं। समझ गए, ये आपका चालक स्थिर विद्युत की था। ये सारी चीज़ें अपन ने इसके बारे में बताई थी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, बद्ध आवेश होता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना, और वहाँ पे क्या होता है, बद्ध आवेश होता है। इनके कारण ही क्या होता है, विद्युत का प्रभाव होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, विद्युत का प्रभाव होता है। समझ गए, तो ये आप चालक के बारे में कह सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट में कहें, ये चालक के बारे में ही था। ठीक है, चालक ही था एक तरह से। हमने क्या थे, चालकों के गुणधर्म भी देखे थे। चालकों के गुणधर्म देखे थे। पहला गुणधर्म था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। कहाँ पे, अंदर, पृष्ठ पे ही होता है सारा आवेश, अंदर होता नहीं है। तो इसलिए अंदर आवेश नहीं होने के कारण वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। और दूसरा बताया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चालक के पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी, समविभव पृष्ठ याद कीजिए, वहाँ पे ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। तो ये भी अपने को याद रखना है कि आवेशित चालक के बाहर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है, चालक के पृष्ठ के सदैव क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। तीसरे गुणधर्म की बात करें तो तीसरा गुणधर्म ये है कि स्थिति में किसी चालक के भीतर कोई भी अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। अंदर आवेश होता ही नहीं है ना, बात वही है। चालक के अंदर आवेश नहीं होता, हमेशा क्या होता है, पृष्ठ पे होता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चौथा जो गुणधर्म है मेरा, इस चौथे गुणधर्म में थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसी चालक के समस्त आयतन में स्थिर विद्युत विभव का मान हमेशा क्या होता है, नियत होता है। और यह क्या होता है, पृष्ठ के विभव के मान के बराबर होता है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप ये दे सकते हैं जवाब। ठीक है, पांचवें गुणधर्म की बात करूं तो पांचवा गुणधर्म आपको बताया था कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। विद्युत क्षेत्र का मान होता है ई वेक्टर बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट एन कैप। सिग्मा आप जानते हो, एप्सिलॉन भी जानते हो और एन कैप भी जानते हो। एन कैप क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत इकाई सदिश होता है ना, ये सब जानते हैं। ये सूत्र भी कई बार पूछा जाता है। कुछ न्यूमेरिकल को हल करने में भी क्या करेंगे, इस सूत्र को काम में लेंगे। ठीक है, चलिए बात करें स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या होता है। स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था, शॉर्ट तरीका बताया था कि किसी स्थान या क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत परीक्षण या स्थिर विद्युत आवरण कहते हैं। परिभाषाएं परीक्षा में पूछी जा सकती है, ये परिभाषा अपने को याद रखनी है। ऐसा क्यों करते हैं, बहुत सारे उपकरण क्या होते हैं, संवेदी होते हैं, खराब हो सकते हैं। विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आने से क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो उनको क्या हो, अत्यधिक नुकसान ना हो, उस नुकसान से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं। आपको बताया था कि अगर त्वरित हो रहा हो विद्युत, जो अपने पास बरसात में जो विद्युत चमकती है, बिजली जो चमकती है, उससे बचना चाहते हैं तो आप क्या करें, कार के अंदर बैठें, कार के दरवाजे बंद कर लें। क्यों, क्योंकि एक कोटर जैसा बन जाता है, कोटर जैसा बन जाता है और अंदर की ओर क्या होता है, आवेश आ नहीं सकता, अंदर आवेश आ ही नहीं सकता। तो वहाँ हम क्या है, सुरक्षित है। ये प्रक्रिया जो है यही क्या है, स्थिर विद्युत परिरक्षण है। ऐसे उपकरण को सुरक्षित करने के लिए ऐसे ही कोटर बनाए जाते हैं, है ना, खोल बनाया जाता है, जिससे क्या हो, इनको सुरक्षित रख सकें, है ना। तो इनको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, खोखले चालक से ढक देते हैं, जिससे ये बाह्य विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको ये बताया था, बरसात में बिजली गिरने वाली हो तो खुले मैदान या पेड़ के नीचे आश्रय नहीं लेना चाहिए, है ना।
ऐसी गलती नहीं करना चाहिए कि बरसात में बिजली चमक रही है तो हम खुले मैदान में खड़े हो जाएं या पेड़ के नीचे चले जाएं, वहाँ पे ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए, या मान लो आप बाहर हो, कार में हो, तो कार के दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाएं, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, आपका स्थिर विद्युत परिरक्षण बन जाएगा। आप क्या होंगे, इस खोल के अंदर आ गए, चालक के खोल के अंदर आ गए, कार हमारा क्या है, चालक है, आवेश क्या होगा, इसके पृष्ठ पे होगा, अंदर नहीं आएगा, हमें कोई भी क्षति नहीं होगी। ऐसे ही हम जनरेटर वगैरह को सही करते हैं, जनरेटर के लिए क्या करते हैं, एक लोहे का पिंजरा रख देते हैं, और सेम ये कारण भू संपर्कित जो अर्थिंग है वहाँ पे भी यही चीज़ होती है। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पराविद्युत माध्यम कि पराविद्युत माध्यम क्या होता है। हमने पदार्थ दो प्रकार के पढ़े, एक तो चालक पढ़ा और एक क्या पढ़ा, विद्युत रोधी कुचालक बोला, है ना। इन्हीं में से एक है पराविद्युत माध्यम। पराविद्युत पदार्थ होता है, कुचालक ही होता है, एक तरह से विद्युत रोधी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि पराविद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत को प्रभावित नहीं होने देते, लेकिन विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। विद्युत प्रभाव क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ध्यान रखना, इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लेना चाहें तो एबोनाइट, कांच, मोम, कागज, तेल, अब्रक, ये सब क्या है, पराविद्युत पदार्थ हैं। ठीक है, ये सब क्या है, पराविद्युत पदार्थ हैं। ठीक है, ये विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन क्या होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब रखा जाता है तो ये क्या होते हैं, पोलराइजेशन होते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इस बात का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। विद्युत रोधी तो होते हैं, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते ही क्या होते हैं, ये ध्रुवित हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम बात की कि आवेश का केंद्र क्या होता है। देखो क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है, धनायन, ऋणायन होता है ना। तो एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे समस्त आवेश को क्या किया जाए, केंद्रित मान लिया जाए, और ये क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र के संपाती होता है। जो द्रव्यमान केंद्र होता है ना, 11वीं में पढ़ा है आपने, कक्षा 11 में द्रव्यमान केंद्र पढ़ा भी है, और द्रव्यमान केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं वो देखा भी है। तो ये सामान्यतः क्या होता है, आवेश का जो केंद्र होता है द्रव्यमान केंद्र की क्या होता है, संपाती होता है। ठीक है, अब इसके आधार पे हम दो प्रकार के केंद्र बोल सकते हैं, एक तो धनावेश का केंद्र और एक होता है ऋण आवेश का केंद्र। ये जो संपाती शब्द है, इसी के आधार पे हमारे पास कहते हैं दो प्रकार के प्राविद्युत हुए हैं, ध्रुवीय प्राविद्युत और अध्रुवीय प्राविद्युत। पूछ लेगा ध्रुवीय प्राविद्युत क्या होता है और अध्रुवीय प्राविद्युत क्या होता है। तो देखिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वे पदार्थ जिनके अणुओं का धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता, संपाती नहीं होता, वो क्या कहलाता है, ध्रुवीय प्राविद्युत पदार्थ कहलाता है। जिनमें संपाती नहीं होते हैं, यानी क्या होते हैं, थोड़ी सी दूरी पे होते हैं, इनका खुद का क्या होता है, आघूर्ण होता है ना। तो यहाँ ये देखना, विद्युत द्विध्रुव के भांति क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गैप आ गया ना, दोनों में क्या हो गया, गैप आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास HCl और H2O है ना। H2O के बारे में अभी आपको बताया था, ये O होता है, इधर से एक द्विध्रुव बनता है, इधर से क्या होता है, दूसरा बनता है, और बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, बीच में आके बैलेंसिंग कर लेते हैं। ये अपने देखा था। ठीक है, तो अपने को इतना याद रखना है कि ध्रुवीय प्राविद्युत क्या होता है, शॉर्ट में भी याद रख लोगे, काम चल जाएगा। वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र क्या हो, संपाती नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, ध्रुवीय प्राविद्युत कहलाएगा। ठीक है, होता क्या है, इसको बाह्य क्षेत्र में लाते हैं तो क्या होता है, इसकी डिटेल में आपको मैंने बताई थी। पहले तो होता ही है, आघूर्ण तो इनके बद्ध होता है, तो ये क्या होता है, इसमें आघूर्ण थोड़ा बहुत भी होता है, तो ये क्या होता है, संरेखित हो जाते हैं, और संरेखित होने के कारण क्या होता है, प्रभाव हो जाता है, किसका, विद्युत का प्रभाव आने लग जाता है, विद्युत क्षेत्र आने लग जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन ने डिटेल में देखी थी कंप्लीटली, है ना। ऐसे हमने बात की थी कि अध्रुवीय प्राविद्युत क्या होता है। तो अध्रुवीय प्राविद्युत में क्या होता है, इनमें क्या होता है, अणुओं के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती होता है, दोनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं, है ना। तो जिनमें संपाती होगा तो यहाँ पे खुद का क्या होगा, आघूर्ण, जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा, शून्य होगा। इसको तो अध्रुवीय कहेंगे और उसको क्या कहेंगे, ध्रुवीय कहेंगे। ठीक है, अब चाहे अध्रुवीय या ध्रुवीय हो, ये सारे के सारे क्या हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में आते हैं, क्या होते हैं, इनमें ध्रुवण हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। ये चीज़ अपन ने देखी थी, इस तरह क्या हो गया था, पोलराइजेशन हो गया था, है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, ये आपने वहाँ पे बताया था आपको, ये माइनस वाले तो इस तरफ आ गए और प्लस वाले क्या हो गए, ये इस तरफ हो गए थे, ये निरस्त होने लग गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ था, इनमें भी क्या था, एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। ये सारी चीज़ें हुई थी, तो वहाँ पे अपने पास जो E आया था वो क्या आया था, E0 - EP आया था। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम क्या प्राविद्युत माध्यम रख देते हैं, कहीं पे प्राविद्युत माध्यम रख देते हैं, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
कहीं पे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम करनी है तो उनके मध्य क्या करूँगा, मैं पराविद्युत माध्यम रख दूंगा। ठीक है, ये इसका इफेक्ट है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में पराविद्युत माध्यम का प्रभाव क्या होता है, तो वहाँ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करता है, ये कम कर देता है। बात करें संधारित्र की, हम आगे बात करें कि संधारित्र क्या है। संधारित्र के बारे में बताया था, चित्र दिख रहा है, बहुत सारे चित्र देखे थे। संधारित्र जनरल तो ये था कि कोई संधारित्र विद्युत रोधी द्वारा पृथक चालकों का एक निकाय होता है। दो विद्युत रोधी पदार्थ है ना, दूर दूर रखे हुए हैं, तो उसका निकाय क्या होता है, संधारित्र होता है। ये सिंपल डेफिनेशन थी। संधारित्र कुछ इस तरह होता है, लेकिन जब हम डीप में गए थे तो वहाँ आपने देखा कि यह एक ऐसी युक्ति है, कैसी युक्ति है, ये एक ऐसी युक्ति है जो आवेशों को क्या करती है, संग्रहित कर लेती है, संधारित्र कहलाती है ना। याद करो, पंखा चलाने के लिए क्या चाहिए, अधिक ऊर्जा चाहिए, तो वहाँ उसमें क्या होता है, एक क्या लगा, कंडेंसर लगा होता है, वो संधारित्र होता है। वो अपने अंदर क्या होता है, ऊर्जा संग्रहित रखता है और अपनी ऊर्जा एकदम से दे देता है, जिससे क्या होता है, पंखा चल जाता है। या फिर जो कैमरे का फ्लैश है ना, लाइट जलती है जिसमें, वो भी इसी के कारण होता है। ठीक है, हमने एक परिभाषा और दी कि किसी चालक पृष्ठ के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाने की गई व्यवस्था क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाता है। यानी इसका क्या करें, आकार को नहीं बढ़ाएं, फिर भी हम क्या करें, उसके अंदर क्या हो, धारिता बढ़ जाए, तो वो भी क्या होती है, संधारित्र कहलाती है। ठीक है, संधारित्र का सिंबल देखा था कि संधारित्र को हम दिखाते कैसे हैं, इस तरह की आकृति क्या होती है, इस तरह दोनों तरफ क्या होती है, बराबर होती है ना, दोनों तरफ क्या होती है, बराबर होती है, ये संधारित्र है। कई बार आपके दिमाग में आ रही होगी, अगर एक बड़ा और एक छोटा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये बैटरी होगा, ध्यान रखना है, ये क्या होगा, बैटरी होगा। ये सिंबल दोनों क्या करने हैं, बराबर रखने हैं, है ना। तो ये नियत धारिता का है, अगर बीच में ये लगा हुआ है तो ये क्या है, परिवर्ती धारिता संधारित्र का चित्र सिंबल है। ठीक है, तो इस तरह सिंबल से दिखा सकते हैं और धारिता को सी से व्यक्त करते हैं। और मैंने उसका फॉर्मूला भी बता दिया था कि क्यू जो होता है वी के क्या होता है, समानुपाती होता है, और क्यू बराबर जो सी वी आता है, क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, क्यू बराबर जो सी वी है ना आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आता है, भूलना मत इसको। यहाँ से सी निकालना होता है, वी निकालना होता है, कुछ भी निकालना होता है, ये बहुत काम आता है। ठीक है, संधारित्र की बात करूँ तो जो संधारित्र को धारिता सी है, क्या होता है, इनके किस किस पे डिपेंड करेगा, प्लेटों के आकार पे डिपेंड करेगा, उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करेगा, और विद्युत क्षेत्र जो भी है तीव्रता उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि संधारित्र की धारिता सी इनके प्लेटों के आकार, आकृति और इनके मध्य की दूरी और इनके मध्य उपस्थित माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे, अगर माध्यम आ जाए तो क्या होगा। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो, संधारित्र विद्युत ऊर्जा संग्रहण की क्या है, एक युक्ति है। देखिए मैंने कितनी सारे डेफिनेशन बताया आपको संधारित्र की, घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें अपने को क्या होनी चाहिए, संधारित्र के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो संधारित्र मुख्यतः क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्लेट, गोलीय और बेलनाकार, है ना। समांतर प्लेट, गोलीय, बेलनाकार, सिलेबस में तीनों ही हैं। अगर मैं चर्चा करूं तो सिलेबस में क्या है, तीनों ही है। समांतर प्लेट तो अपने थ्योरी पार्ट में है, और गोलीय और बेलनाकार है। जब एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्रश्न हल करते हैं तो वहाँ पे गोलीय और बेलनाकार भी आता है ना। तो गोलीय और बेलनाकार को डिटेल में हम पढ़ेंगे प्रश्न को हल करते वक्त, क्योंकि 2 फायदा होगा, एक तो हमारा प्रश्न हल हो जाएगा और ये बात समझ में आ जाएगी। समांतर के बारे में बता देता हूँ कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्लेट होता है ना, जिसका क्षेत्रफल हमने क्या किया, ए मान रखा है, इसको आवेशित कर रखा है, आवेशित करते हैं जिस पे प्लस आवेश हो जाता है। इसी के पास क्या करते हैं, दूसरा निरावेशित प्लेट लाते हैं, प्रेरण के कारण क्या था, इस पे प्लस इस पे माइनस, फिर इधर से क्या होता है, प्लस आ जाता है। इसका जो प्लस आया इसको हम क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, धारिता बढ़ जाती है। ऐसा करने से क्या होता है, धारिता बढ़ जाती है। धारिता में क्या होता है, बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। देखिए ऐसा करने से क्या होता है, धारिता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। बस यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। ये क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर उसके विभव में कमी करके, ध्यान देना, किसमें कमी करके, विभव में। विभव में तो कमी हो जाती है और धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है ना। विभव में कमी करके चालक की धारिता में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो ये शब्द भी पूछा जा सकता है कि संधारित्र क्या है, तो यहाँ से भी हम ये चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करता हूँ धारिता की। चालक की धारिता क्या होती है, तो वहाँ पे जो हमने कहते हैं सी निकाला, सी बराबर क्यू अपॉन वी, ये क्या होती है, चालक की धारिता होती है।
है ना। प्रॉपर्टी देखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि किसी चालक पृष्ठ को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि की क्या होती है, समानुपाती होती है ना। और उसी से हमने क्या किया, जो समानुपाती नियतांक निकाला वो क्या निकलेगी, धारिता निकलेगी। वो क्या निकलेगी, धारिता निकलेगी। तो कुल मिलाकर C बराबर हो गया Q/V, है ना। अगर आप बात करें कि उस धारिता में क्या करें, मैं माध्यम रख दूं, किसी भी माध्यम की चर्चा करूं, है ना, तो यहाँ चालक पृष्ठ की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि माध्यम में जो धारिता होती है वो निर्वात की तुलना में अधिक होती है। माध्यम की धारिता निर्वात की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। मुझे धारिता बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, माध्यम रख दूंगा, उसके बीच में क्या करूँगा, माध्यम ला के रख दूंगा। तो माध्यम में क्या हो गया, धारिता का मान निर्वात की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इम्पोर्टेंट है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ये बात अगर अपने क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्लियर भाई, ये तो जानते हो आप ER क्या है, माध्यम की परावैद्युतशीलता, परावैद्युतांक दिया होगा जो, है ना। बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की, है ना, कि डिटेल में देखिए समांतर प्लेट संधारित्र को। मेरे पास ये प्लेट है जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है। इसको मैंने आवेशित कर रखा है, क्यों आवेश से, इसके पास ही D दूरी पे, छोटी सी दूरी है, ज़्यादा नहीं है, D दूरी पे दूसरा हमने क्या किया, समांतर प्लेट लाके रख दिया। उसका क्षेत्रफल भी क्या है, समान है ना। लेकिन ये आवेशित नहीं है, लेकिन इसके पास जैसे लाओगे ये प्लस है इसके पास, है ना, प्रेरण के द्वारा उसमें माइनस होगा और इधर क्या होगा, प्लस होगा। इधर जो प्लस होगा, ये जो अपने पास ये प्लस होगा, ये कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। किसके अंदर, पृथ्वी के अंदर, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, भू संपर्कित कर रखा है। इसको हमने क्या कर रखा है, भू संपर्कित कर रखा है। तो यहाँ पे जो अंदर विद्युत क्षेत्र बन रहा है, इस वाले फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे। याद कीजिए, जब मैं आपको चालक बता रहा था वहाँ पे ये फॉर्मूला आया था, E बराबर σ/ε0 n कैप था, और कहा भी था ये सूत्र काम में लेते हैं आगे, तो इसको हम काम में ले लेंगे। इन सूत्रों को काम में लेने के बाद आपके पास जो सूत्र आएगा इसका, कैपेसिटर यानी C जो आएगा वो C ये होगा, A/ε0/d। A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है ना। यहाँ देख रहे होगे कि ये जो C है मेरा, वो किसके है, क्षेत्रफल के समानुपाती है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाएगी, और C किसके व्युत्क्रमानुपाती है, D के व्युत्क्रमानुपाती, यानी उनकी दूरी को बढ़ाऊंगा तो धारिता घट जाएगी, दूरी घटाऊंगा तो धारिता बढ़ जाएगी। तो ये अपन चीज़ें कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता का मान प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती और मध्य की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर, क्षेत्रफल जब बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, और दूरी घटाएंगे तो धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, सुविधा के लिए क्षेत्रफल बढ़ाना इतना मतलब संभव कार्य नहीं है। क्षेत्रफल बढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत संसाधन लगते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जब भी हमें धारिता बढ़ानी होती है तो उनकी दूरियों को क्या करते हैं, कम करते हैं। हम क्या करेंगे, दूरियों को कम करेंगे। ठीक है, एक उपांत प्रभाव देखा था आपने। उपांत प्रभाव क्या होता है, बीच में आया था, उपांत प्रभाव क्या होता है, तो आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, जब ये रेखाएं होती है, विद्युत बल रेखाएं होती है, किसी भी तार पे ले लें तो किनारों पे क्या होती है, रेखाएं मुड़ने लग जाती है। क्यों, इनके आपस में प्रतिकर्षण के कारण। इन रेखाओं का मुड़ना ही क्या कहलाता है, उपांत प्रभाव कहलाता है। ये जो रेखाएं मुड़ रही है यही क्या होता है, उपांत प्रभाव होता है। परिभाषा देना चाहें तो ये दे सकते हैं कि प्लेटों के किनारों पे पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना। तो विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में उपांत प्रभाव की परिभाषा पूछी जाती है कि परिभाषित कीजिए, तो यह आप परिभाषा वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे धारिता पे पराविद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे पास क्या, ये समांतर प्लेट पट्टिका है ना, संधारित्र है। इसमें मैंने क्या किया, एक पराविद्युत माध्यम भर दिया, ठीक है, और इसका कहते हैं εr ले लिया। तो क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें, फ़र्क क्या पड़ेगा, तो फ़र्क ये होगा, उसी गुना हो जाएगा, यानी जो C आएगा आपका निर्वात में जो था C0, और यहाँ क्या हो जाएगा, εr से क्या होगा, गुणा हो जाएगा। चाहें तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि पहले वाला फॉर्मूला आपको याद है, C बराबर A/ε0/d होता है। इसको क्या करना है, आपको εr से क्या करना है, गुणा कर लेना है। ठीक है, εr से गुणा कर लेना है। भाई ये तो अपने को पता ही है ना, ये तो अपन जानते हैं, है ना। निर्वात में वायु के लिए धारिता क्या होती है, A/ε0/d होता है ना। तो कुल मिला के कह सकता हूँ कि यदि समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के मध्य पूर्ण परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो संधारित्र की धारिता
एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है तथा विभवांतर एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाती है। ध्यान रखना, जहाँ भी धारिता बढ़ा रहे हैं वहाँ पे विभवांतर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना। तो दोनों चीज़ बोलेंगे, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगी धारिता और विभव क्या होगा, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाती है। ठीक है, देखिए इस चित्र को याद आया होगा, इस चित्र को देख के जब आपने वीडियो देखा होगा तो ये चित्र जरूर नज़र आया होगा और समझे भी होंगे। हाँ वो अलग बात है, यहाँ पे क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, यही चीज़ है। यहाँ पे यही चीज़ हम कर रहे हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये हिंदू है। हमारा देश ऐसा ही बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, सद्भावना की भावना है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा था इससे, यहाँ पे सबने एक दूसरे के क्या करके हाथ पकड़ रखे हैं, लगातार चल रहे हैं। तो ये कैसा क्रम बताया था, बिल्कुल सही समझ में आ गया, आपको याद आ गया ये चित्र, श्रेणी क्रम, सीरीज है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में हमने क्या किया था, धारिताओं को जोड़ा था। श्रेणी क्रम में हमने क्या किया, धारिताओं को जोड़ा। तो आपको ही बताया था कि जब श्रेणी क्रम में धारिताएं जोड़ते हैं तो V क्या होता है, विभाजित हो जाता है। V क्या होता है, विभाजित हो जाता है। लेकिन क्यों विभाजित नहीं होता है, ठीक है। और फाइनली जब ऐसा होता है तो रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास ये रिजल्ट आता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये 3 की बात थी और n की बात करेंगे तो ये आएगी, है ना, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ऐसे कहा जा सकते हैं 1/cn तक। यहाँ पे क्या देखा, आपका जो तुल्य धारिता है वो क्या होगा, सबसे कम होगा, है ना। C क्या है, तुल्य धारिता है और ये क्या होती है, सबसे कम होती है। यहाँ पे जितने भी लिए हो ना उन सबसे क्या है, सबसे कम है। ठीक है, यानी हमें क्या करना है कि बहुत सारे हमारे पास संधारित्र रखे हुए हैं और हमें एक ऐसी युक्ति बनानी है कि जो जितने भी संधारित्र रखे हुए उन सबसे कम मेरे पास क्या हो, धारिता मिले तो सबको क्या करूँगा मैं, श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा। ठीक है, उन सबको क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो कुल मिला की बात अपन ने देख ली कि अगर हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो श्रेणी क्रम में संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संयोजन में बने सभी संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ऐसे ही कहाँ तक, जितने भी आपने जोड़ा है ना। यहाँ पे जो तुल्य धारिता C का मान है, श्रेणी क्रम में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी क्या होता है, कम प्राप्त होता है। सपोज कीजिए मेरे पास 1, 2 और 3 है, यानी ये C1 है, ये C2 है और ये क्या है, C3 है ना। अब मुझे क्या करना है, C निकालना है। तो 1/c बराबर क्या होगा मेरे सूत्र से, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस क्या होगा, 1/c3 होगा। ये होगा फॉर्मूला, तो है ना। अप्लाई करूँ, यहाँ लिखूँ तो यहाँ देखता हूँ मेरे पास 1/c बराबर आ गया 1/1 प्लस 1/2 और प्लस क्या हो गया 1/3। लगे हाथ में एलसीएम ले लेता हूँ, इसको हल कर देता हूँ तो ये आता है मेरे पास, देखिए सही किया है, 6, 3, 2, 6 और 3 9 और 2 11/6 आता है। यानी 1/c का मान आ रहा है मेरे पास 11/6। अगर मैं C का मान निकालना चाहूँ, यहाँ पे अपने को क्या करना है, C का मान निकालना चाहें तो उसको पलट दूंगा तो 6/11 आएगा। कितना आ गया, 6/11। यानी भाग लगाऊंगा तो लगभग ये आएगा 0.54 के आसपास, है ना। क्या देख रहे हो, सबसे छोटा कौन सा था यहाँ पे, मेरे पास सबसे छोटा ये था 1, लेकिन मैं जो रिजल्ट आया उससे भी छोटा आया। रिजल्ट क्या आ गया, उससे भी छोटा आ गया। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो तुल्य धारिता होती है उसकी धारिता सबसे कम होती है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात कर लो मैं पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, सबके दाएं हाथ एक तरफ, सबके बाएं हाथ एक तरफ, वहाँ तो एक दूसरे के पकड़ रखा था। उस चित्र में क्या देख रखा था अपन ने, देखिए यहाँ पर इस चित्र की बात करूँ वापस से, बड़ा प्यारा चित्र है। इनका तो क्या था, कौन सा हाथ था, एक का दायां एक का बायां, एक का दायां एक का बायां। ये तो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। लेकिन दाएं एक तरफ हो जाए और बाएं क्या हो, एक तरफ हो जाए, यानी एक तरह क्या करें हम, स्कूल में जैसे लाइन लगाते हैं ना, वैसे लाइन लगा ले भाई। लाइन लगाते हैं अपनी क्लास में, जो लाइन लगती है वहाँ पीटी करते हैं तो वहाँ कहते हैं ना 1 2 3, तो एकदम से यूँ हाथ खड़े कर दें तो सबके इस तरफ क्या होंगे, दाएं हाथ होंगे और इस तरफ क्या होंगे, बाएं हाथ होंगे। उनको जोड़ दिया जाए एक तरफ से तो वो क्या कहलाता है, पार्श्व या समांतर क्रम कहलाता है। ठीक है, पार्श्व या समांतर क्रम कहलाता है। इसमें क्या याद रखना है, यहाँ पे V तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन Q जो होता है, आवेश होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। आवेश क्या होता है, बढ़ जाता है। Q1 Q2 Q3 इस तरह बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, V आपका कांस्टेंट रहेगा। रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट बड़ा प्यारा आता है, वहाँ पे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरह का आता है। चाहे तो ये रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, ये चीज़ वही है जो मैंने कहा है
कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान एक समान हो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। घुमा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि संधारित्रों का ऐसा संयोजन कि उन सभी की प्रथम श्रेणी जो है ना, प्रथम प्लेट है उसको किससे करें, एक बिंदु से, और द्वितीय प्लेट को क्या करें, एक अन्य बिंदु के से एक साथ जोड़ दें, तो कौन सा क्रम कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट ये आता है अपने पास C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और अगर n संधारित्र है तब ये रिजल्ट आ जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn। यहाँ पे क्या होता है, जो C होता है सबसे बड़ा होता है, जो तुल्य प्रतिरोध है ना, यहाँ पे सॉरी प्रतिरोध नहीं, तुल्य जो संधारित्र है वो C क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यहाँ पे जो आता है तुल्य जो आता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और वहाँ पे क्या था, श्रेणी में सबसे कम था, और यहाँ पे क्या था, सबसे अधिक था। तो ये ध्यान रखेंगे। अपन इसका रिजल्ट लिख सकते हैं कि संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर संयोजन की तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होता है ना, सभी के योग की क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पे मैं उसी की बात करूँ 1, 2 और 3 की, तो C तो ये आएगा ना आपका भाई, C बराबर आप ये तो कह रहे हो C1 C2 और C3 का योग, 1 2 3, तो यहाँ देखिए C कितना आ गया। जब मैंने क्या किया, इसको समांतर क्रम में जोड़ा तो C कितना आ गया, 6 आ गया। C कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसे बड़ा मान है ना, C क्या हो गया, सबसे बड़ा मान है। क्लियर। तो अपन ये कह सकते हैं कि संधारित्रों के समांतर क्रम में तुल्य धारिता संयोजन में लगे सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पे जो C आया इससे भी बड़ा आया, सबसे बड़ा तो यही था, उससे भी क्या हो गया, बड़ा आ गया। तो ये अंतर है आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, क्या है, ये अंतर है। समझ गए बात को, है ना। अगर बहुत सारे एक ही समान के लगे हों तो उसको क्या करेंगे, n गुणा कर देंगे। सारी धारिता अगर एक ही समान है तो उसको क्या करेंगे, n गुणा कर लेंगे। ठीक है। बात करें कि संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होती है। संधारित्र का जो ऊर्जा है वो संचित है, वो क्या होगा, यानी क्या करूंगा मैं, विभव 0 से V तक वृद्धि करने में कितनी ऊर्जा मेरे पास क्या होगी, संचित हो जाएगी। तो सूत्र आपको बताया था कि वो ऊर्जा जो होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है, और कार्य जो निकलता है W बराबर Q बटा 2C होता है। तो इसका मतलब संचित ऊर्जा भी क्या होगा, U बराबर Q स्क्वायर बटा 2C हो जाएगा। W क्या था अपने, Q स्क्वायर बटा 2C, तो U भी क्या होगा, Q स्क्वायर बटे क्या होगा, 2C होगा। पुराने सूत्रों को काम में लेके C बराबर QV होता है ना, उन सूत्रों को काम में लेके ये सूत्र बनाए जा सकते हैं। देखिए पहला है ना, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी Q स्क्वायर बटा 2C भी बोल सकते हो, 1/2 CV स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और 1/QV भी बोल सकते हैं। यानी मुझे Q और C दिया हुआ है तो ये वाला सूत्र काम में लूंगा, C और V दिया हुआ है तो ये वाला काम में ले लेंगे, और Q और V दिया हुआ है तो ये वाला सूत्र काम में ले लेंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम हल कर सकते हैं। ठीक है। बात करता हूं मैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की स्थिति ऊर्जा को तीव्रता के पदों में कैसे लिखें, या फिर ऊर्जा घनत्व के रूप में लिखना चाहते हैं तो उसको कैसे लिखें। देखिए हल करने के बाद अपने पास U आता है, ये 1/2 E स्क्वायर A एप्सिलॉन नॉट D। ठीक है, ये अपने किसका मान आता है, U का मान आता है। क्षेत्रफल और ऊंचाई को जब गुणा करते हैं तो ये क्या होता है, आयतन होता है। ये क्या होता है, आयतन होता है। तो इसका अगर अपन इसमें भाग लगा लें, यानी इसकी जगह अपन क्या करें, V लिख दें, तो ये हो जाएगा U बटा V। भाई इसको अगर मैं क्या करूँ, थोड़ी देर के लिए V लिख दूंगा, इसको मैं क्या करूँगा, V लिख दूंगा, तो U बटा V ये बनेगा आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ये क्या होता है, ऊर्जा घनत्व होता है। ठीक है, इकाई आयतन में ऊर्जा, कहने का मतलब क्या है, इकाई आयतन में ऊर्जा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आयतन जो होता है, आयतन यहाँ पे क्या हो गया, आयतन V बराबर हो गया AD। क्यों होता है आपको डिटेल पता ही है। क्षेत्रफल, भाई आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई को गुणा करते हैं तो आयतन ही होता है। ठीक है, तो ये अपने ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, ये सबसे ज़्यादा ये फॉर्मूला काम आएगा आपके, U बराबर 1/2 E स्क्वायर A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ठीक है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो संचित ऊर्जा है U है वो क्या होगा, ऊर्जा घनत्व और संधारित्र के आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। अभी हमने क्या किया, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा और समांतर क्रम में जोड़ा। अगर मैं वहाँ पे इसकी बात करूँ, जो अपन संयोजन कर रहे हैं वहाँ पे स्थितिज ऊर्जाओं की बात करूँ तो हमेशा ही, चाहे आप किसी भी क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दें या श्रेणी क्रम में जोड़ दें, U जो है आपका क्या होगा, हमेशा इनके योग के बराबर ही आएगा। यानी U बराबर क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू कहाँ तक, n तक, हमेशा क्या होगा, योग के बराबर ही आएगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है।
ठीक है, चाहे वो श्रेणी क्रम हो या फिर क्या हो, समांतर क्रम हो, दोनों के लिए यही आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आवेशों का पुनः वितरण। आवेशों का पुनः वितरण का मतलब ये है कि मेरे पास ये संधारित्र है, ये भी क्या है, संधारित्र है ना। इसमें Q1 C1 और V, समझ गए। Q1 आवेश, इसकी धारिता C1 है ना, ये त्रिज्या R1 ले ली, इसकी R2। जब इनको जोड़ते हैं तो आवेशों का क्या होता है, पुनः वितरण होता है। आवेश क्या होते हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं। आवेश क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। और कब रुकेगा, जब दोनों क्या होंगे, बैलेंसिंग हो जाएंगे, है ना, दोनों क्या होंगे, बैलेंसिंग हो जाएंगे। तो बैलेंसिंग के टाइम में अपन ने क्या कर रखा है, V मान रखा है। ठीक है, तो जब इसका आवेश का पुनः वितरण करते हैं तो दोनों का क्या होता है, बैलेंसिंग होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों का विभव क्या होता है, बराबर हो जाता है, V होता है। तो यहाँ सबसे पहले वो V ज्ञात करना आना चाहिए। V क्या होता है, तो बिल्कुल बहुत काम का सूत्र है ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। V होता है C1V प्लस C2V बटे में C1 प्लस C2। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऊर्जा हानि का सूत्र भी पता होना चाहिए। यानी आपने क्या किया, आवेशों का पुनः वितरण कर दिया, तो पहले वाली ऊर्जा जो थी और अब जो नई ऊर्जा आई, दोनों का अंतर निकालेंगे तो दोनों का अंतर इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। डेल U बराबर होता है C1 C2 बटे में 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, है ना। या फिर आप इस सूत्र का यूज नहीं करना चाहते तो इससे भी कर सकते हैं कि जो आपका डेल U है वो क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें। यानी बाद में जो आया ऊर्जा और जो पहले ऊर्जा थी, दोनों को क्या करें, माइनस कर दें, सूत्र आ जाएगा। न्यूमेरिकल प्रश्न इससे हल होते हैं। अगर अपने से ऊर्जा ह्रास पूछा जाता है तो इससे हल होते हैं। दूसरी बात थी कि अगर दोनों की धारिताएं बराबर हैं तो क्या होगा, दोनों में विभव भी क्या होंगे, बराबर हो जाते हैं। V क्या होगा, दोनों का आधा आ जाता है। या आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपके समझ में और ज़्यादा आएगा, है ना। बस इतनी सी बात थी। ये सारी चीज़ें क्या थी, पूरे चैप्टर में हमने इनके बारे में पढ़ा था। एक रह गया आपका गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र को भी आप समझ सकते हैं। जैसे हमने समांतर प्लेट का किया, वैसे गोलीय का कर सकते हो। अपन ने क्या किया, ये गोला बना लेंगे, है ना। एक को क्या करेंगे, R1 मान लेंगे, दूसरे को क्या करेंगे, R2 मान लेंगे, इसको क्या करेंगे, भू संपर्कित कर देंगे। तो यहाँ से रिजल्ट निकाला जा सकता है। ऐसे ही बेलन का भी निकाला जा सकता है। हम क्या करेंगे, इसी प्रकार बेलन का भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। हालांकि मैंने बताया आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको हल कराऊंगा तो वहाँ पे इसको क्या करूँगा, डिटेल में भी बताऊँगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात जो अपने क्या हुआ, हमने पूरे चैप्टर का दोहरान कर लिया। हमने क्या किया, पूरे चैप्टर का दोहरान कर लिया। ऐसे हमने अध्याय 1 का भी दोहरान किया था। वहाँ भी हमारे पास कुछ सूत्र आए थे। जब हमने इस पूरे चैप्टर का दोहरान किया है, जब हमने क्या किया, इस पूरे चैप्टर का दोहरान किया, तो यहाँ भी बहुत सारे फॉर्मूले आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा कि जितने भी सूत्र आ रहे हैं चैप्टर वाइज, आप क्या करें, एक कॉपी बनाएं, फॉर्मूला बुक लिखें उसको, है ना। फॉर्मूले की क्या करें, नोटबुक बनाएं, वहाँ पे सारे सूत्रों को लिखते जाएं। उससे क्या होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़े आसानी से हल हो जाएंगे। और वो सूत्र भी क्या होगा, याद हो जाएगा, क्योंकि लिखने से जल्दी याद होता है। लिखने से क्या होता है, जल्दी याद आता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इनके अभ्यास प्रश्न जो हमारे पुस्तक में, NCERT बुक में पाठ के अंत में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हल करेंगे। लेकिन वो हल करेंगे हम आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।